सेकंड एप्लीकेशन आज हम लोग स्टडी करेंगे और डेरिवेटिव का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। अंग्रेजी में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस बोलते हैं। वर्धमान फलन को अंग्रेजी में इंक्रीजिंग फंक्शन और ह्रासमान फलन को अंग्रेजी में डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। ये वर्धमान और ह्रासमान फलन सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है ये समझने की कि आखिरकार वर्धमान और ह्रासमान फलन कहते किस प्रकार के फलनों को हैं। किस प्रकार का फलन होगा तो उसको हम वर्धमान फलन बोलेंगे और किस टाइप का फंक्शन होगा तो उसको हम ह्रासमान फलन बोलेंगे। सबसे पहले इसको समझेंगे और उसके बाद उनके लिए मैथमेटिकल कंडीशंस क्या हैं उनको समझेंगे, क्यों बनी कंडीशंस उनको देखेंगे और बस इतना सा करना है इस टॉपिक में हमको, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किसको बोलते हैं वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। तो स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी हुई है कक्षा 11 में, सरल रेखा। सरल रेखा में आपने देखा कि बहुत टाइप की लाइंस होती हैं, उसमें बहुत सारे प्रकार देखे, प्रवणता रूप देखा और पॉइंट स्लो फॉर्म, बिंदु ढाल रूप कहते थे, और 2 पॉइंट फॉर्म देखा, परपेंडिकुलर फॉर्म देखा, आपने बहुत सारे रूप वहाँ देखे। उन्हीं में से एक रूप मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ का आइडिया आपको बहुत होना चाहिए। देखिए जब कक्षा 11 में 11th में आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाई गई, हमने हर क्वेश्चन पर उसका एक फिगर बना के आपको दिखाया और उस वक्त भी आपको बोला कि आगे आपकी पढ़ाई में आपको ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आपको समझना ही है। इसलिए आज देखिए ग्राफ की कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमको। अगर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, सपोज वी हैव अ फंक्शन, कुछ भी ले लेते हैं, मैं स्ट्रेट लाइन लूँगा और सबसे इजी स्ट्रेट लाइन x+2 मान लिया, ये मैंने ले लिया। इसको हम fx को आप जानते हैं y भी लिख सकते हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x+2। एक तो इसका ग्राफ बनाएंगे, इसके बाद एक फंक्शन और मैं लेता हूं fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -x+2। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आपको एक ग्राफ और बना के दिखाएंगे, दैट इज fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x²। तो जब ये 3 ग्राफ आप बनाएंगे उसके बाद और एक बनाते हैं तो और अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा। और एक लास्ट में fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x²। ये 4 हिस्सों में हम आपको बताएंगे तो क्या होता है वर्धमान और ह्रासमान, ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहले कुछ किए बगैर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। कैसा ग्राफ बनेगा, ये x एक्सिस है, x डैश है, ये y है जिसे आप fx भी कहते हैं, और ये y डैश है, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। y इज इक्वल टू x+2। क्या आपको याद है किस टाइप की लाइन है? ये y इज इक्वल टू mx+c टाइप की लाइन है। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ रही है? m की वैल्यू 1। m का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या आप बता सकते हैं ये 2 क्या चीज़ है? रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो और थीटा क्या है? रेखा के द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बना हुआ कोण। केवल x अक्ष से ऐसा नहीं है, क्योंकि x अक्ष तो इधर भी है ना, पर x अक्ष की धन दिशा से बना हुआ कोण। तो x अक्ष, अब देखो जो लाइन है उसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली, क्या इंफॉर्मेशन मिला कि जो लाइन बनेगी वो एक तो धन x अक्ष की ओर से 45 डिग्री का कोण बनाएगी, दूसरा y अक्ष पर 2 के बराबर लंबाई का अंतःखंड काटेगी।
ये मान लिया कि वाई अक्ष पर 1 है और ये वाई अक्ष पर 2 है। तो एक ऐसी लाइन बनानी है जो वाई अक्ष पर 2 लंबाई का अंतःखंड काटेगी। बना लेते हैं किसी भी तरह से। ये आप देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से इसका एंगल भी 45 डिग्री है और ये वाई अक्ष पर 2 लंबाई का 2 लंबाई का अंतःखंड भी काट रही है। इसकी जो प्रवणता है, इसकी जो ढाल है, ढाल इसकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ढाल जिसको हम स्लोप भी बोलते हैं, m इज इक्वल टू 1, दैट इज पॉजिटिव। तो इसकी ढाल क्या है? पॉजिटिव है। निशान आप देखते जाइएगा जरा, ठीक है। इस पर आते हैं, इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? एक्स एक्सिस y, f ऑफ x डैश और ये y डैश। यहां पर भी y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड तो 2 ही है, +2, तो 1 और 2। लेकिन इस बार जो ग्रेडियंट आप देख रहे हैं ना, प्रवणता, वो कितनी है? -1। मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू -1, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। इट मीन्स इस बार जो लाइन आपको दी गई है वो धन एक्स अक्ष की दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है और वाई अक्ष पर 2 लंबाई का पॉजिटिव डायरेक्शन पे, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे 2 के बराबर का इंटरसेप्ट कट करती है, अंतःखंड काटती है। तो ये लाइन कैसी होनी चाहिए? ये लाइन ऐसी होनी चाहिए फिर तो। और इसी में वो सारे गुण आ सकते हैं। कैसे? आप देखिए, धन एक्स अक्ष की तरफ से कितना? 135 डिग्री का कोण। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है तो इधर की तरफ से 135 डिग्री का एंगल। दूसरी चीज, वाई एक्सिस पर 1, 2 के बराबर का अंतःखंड काट रही है। तो ये लाइन ये आ गई। और इसके बारे में बताइए, इसकी ढाल कैसी है, प्रवणता कैसी है, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है स्लोप इसका, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ आप सभी बच्चे जानते हैं, साइन एक्स। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको पढ़ाया गया था उस समय हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आपको मैंने बना के दिखाया। तो साइन एक्स का साइनोसॉइडल ग्राफ कैसा होता है ये शायद आपको याद भी होगा, एफ एक्स, और इसी को वाई कहते हैं। इधर नेगेटिव और इधर एक्स नेगेटिव। इसका जो ग्राफ आपका बनता है वो लगभग इस तरीके का होता है। इसको साइनोसॉइडल ग्राफ कहा जाता है। साइनोसॉइडल कर्व, हिंदी में ज्या वक्र। तो ज्या क्यों? क्योंकि साइन है और साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, और ज्या का ये कर्व बनाया हमने तो ये ज्या वक्र इसको बोलते हैं। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, यहां पर 0, दिस इज π/2, पाई, 3π/2, यहां पर 1π/2, 2π/2, 3π/2 और 4π/2। 4π/2 का मतलब 2 पाई है ना भाई। एक आधा, एक कितना होता है? π/2, फिर 2π/2, फिर 3π/2, फिर 4π/2 करोगे तो 2 पाई तो आएगा, फिर आगे 5π/2, ऐसा बढ़ते चला जाएगा। तो इसका हमने बनाया। अब अगर मैं इसकी आपसे ढाल पूछूंगा तो इसमें अलग अलग जगह पर आप देखो स्लोप अलग अलग है बेटा। अगर हम आपसे 0 से π/2 के बीच का स्लोप पूछेंगे, 0 से π/2 के बीच का स्लोप, 0 से π/2 के बीच का ओपन इंटरवल लिया है मैंने, पर वक्र का ढाल, वक्र का ढाल कैसा है? वक्र का ढाल आप देखो 0 से π/2, और फिर हम देखेंगे π/2 से पाई पर वक्र का ढाल
ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर आपसे बोलूं कि स्पर्श रेखा खींच के बताओ मुझे 0 से π/2 के बीच, यहां से लेकर यहां तक का जितना भी बड़ा ये कर्व बना हुआ है, इसके किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा बनाइए। आप इस पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा बनाएंगे तो ऐसी बन जाएगी, आप इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा बनाएंगे तो ऐसी बन जाएगी, आप इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा बनाएंगे ऐसी बन जाएगी। लेकिन जितनी भी स्पर्श रेखाएं बनेगी, आप उनमें एक चीज देख सकते हैं, उन सारी स्पर्श रेखाओं का ये वाली अगर बनी तो भी ये धन एक्स अक्ष की तरफ से 90 डिग्री से छोटा ही कोण बनाती है। ये वाली अगर टेंजेंट आप देखोगे तो ये भी 90 डिग्री से छोटा कोण बनाती है। ये टेंजेंट आप देखोगे तो ये भी 90 डिग्री से छोटा कोण बनाती है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि 0 से π/2 के बीच में कोई भी टेंजेंट खींचे किसी भी पॉइंट पर, वो स्पर्श रेखा हमेशा ही धन एक्स अक्ष की दिशा से कितना कोण बनाएगी? 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 0 से 90 के बीच का कोण बनाएगी। 0 से 90 के बीच का कोण का मतलब क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में एंगल रहेगा वो, और पहले चतुर्थांश में tan कैसा होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अगर पहले चतुर्थांश में tan पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उसकी प्रवणता भी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो 0 से π/2 के बीच में ढाल कैसा आएगा? पॉजिटिव। समझ आई आपको? इसके बाद अगर आपसे पूछे कि π/2 से π के बीच का बताइए, तो π/2 से π के बीच में जैसे कि ये बिंदु मैंने लिया, इस पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसी आ जाएगी। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसी आएगी, इस पर ड्रॉ करेंगे तो ऐसी आएगी, जैसी भी आएगी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये टेंजेंट ऐसे है, थोड़ा सा देख रहे हैं आप। अब इस टेंजेंट को अगर आप आगे बढ़ा भी देंगे ना, अगर आप आगे बढ़ा के लेते जाएंगे तो धन एक्स अक्ष की दिशा से इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा ही कैसा होगा? हमेशा ही 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। अब देख लीजिए ये एंगल को। तो अगर π/2 से लेकर π के बीच के जितने भी पॉइंट्स हमारे कर्व पर पड़ते हैं, उन पॉइंट्स पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो वो स्पर्श रेखा धन एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगी, पर 180 से छोटा रहेगा। इसका मतलब वो कहां होगा? दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में हमारा tan कैसा होता है? नेगेटिव। tan नेगेटिव, इसका मतलब ढाल कैसा? नेगेटिव। तो π/2 से π के बीच इसका ढाल कैसा होगा? नेगेटिव। समझ रहे हैं? तो अब ये जितना भी अभी तक हमने देखा, इसमें से एक चीज आप ध्यान से देखिए। यहां से इधर जब आप चलते हैं तो अब मुझे ये बताइए, जैसे जैसे आप इधर की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे x बढ़ रहा है कि घट रहा है? ऐसा जब चल रहे हैं आप, ये माइनस है। जैसे जैसे इधर चलेंगे तो x क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां से यहां के पे ये वाला x और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा। ये 0 है पर इसके कंपैरिजन में ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये सब नेगेटिव थे। इसकी तुलना में ये x बड़ा होगा, ये x उससे भी बड़ा होगा, ये उससे भी बड़ा होगा। तो जैसे जैसे ग्राफ में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, x की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। और हमारा ग्राफ भी देखो, यहां पर थे fx की वैल्यू बस इतनी थी, यहां पर आ गए fx की वैल्यू इतनी हो गई, यहां पर आ गए fx इतना हो गया, यहां पर आ गए fx इतना हो गया। तो एक चीज देख रहे कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, फंक्शन की वैल्यू का भी क्या हो रहा है? तो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे फंक्शन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कोई फलन ऐसा हो जिसमें x के बढ़ने पर फलन का मान भी बढ़ते चला जाए, तो ऐसे फलन को ही हम बोलते हैं वर्धमान फलन। वर्धमान, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीज होना मतलब बढ़ना। इस प्रकार का फलन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अब इस कर्व को देखिए जरा ध्यान से। यहां पर, यहां पर, यहां इन जगहों पर जरा गौर करिए। जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, एक्स के बारे में बताइए, बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक्स तो बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर एक्स बढ़ता है।
पर fx की वैल्यू का क्या हो रहा है? जब आप यहां पर थे, दिस इज द fx, इतना बड़ा। जब आप यहां पर आ गए, ये fx हो गया। छोटा हो गया पहले से कि थोड़ा बड़ा हो गया? पहले से छोटा हो गया। अगर आप यहां पर आ गए, ये fx है, यहां पर ये fx है, यहां पर ये fx है, यहां पर ये fx है, और यहां तो fx 0 हो गया सीधे। तो हमने क्या देखा इस वाले ग्राफ में कि जैसे जैसे हम x बढ़ाते जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, वैसे वैसे fx की वैल्यू क्या होते जा रही है? कम। तो हम x अभी भी बढ़ा रहे हैं देखो, पर fx क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये निशानी है ह्रासमान फलन की। इस प्रकार के फलन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे कि जब आप x तो बढ़ाएंगे पर fx कम होते चला जाएगा, ये वाला फलन कहलाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ आ गया आपको? और देखिए उसके साथ एक चीज और जो हमने पहले लिख रखी थी कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है उसका जो ढाल होगा, उसकी जो प्रवणता होगी वो कैसी हुआ करेगी? पॉजिटिव। और जो ह्रासमान फलन होगा उसकी प्रवणता कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है, ये भी एक चीज याद रखिए। अभी और डिटेल करेंगे इसकी तो आपको समझ में आएगा और भी ज्यादा अच्छे से। इसको देखिए, अच्छा कर्व, एक जो ये कर्व आपने बनाया था बेटा, सबसे पहले मैं आपको 0 से π/2 तक के लिए बोलना चाहूंगा कि आप ग्राफ को देखिए। केवल 0 से π/2 के बीच का पोर्शन आप देखें। 0 से π/2 के बीच का पोर्शन, इतना हिस्सा ये वाला, इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि x जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं फलन का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो 0 से π/2 के बीच में हमारा जो वक्र है, जो भी फंक्शन है, उसमें x बढ़ाते हैं तो फंक्शन भी उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो 0 से π/2 के बीच में फंक्शन कैसा है? ह्रासमान है कि वर्धमान है? भूल गए? अरे जब x बढ़ाओ और फंक्शन बढ़ता है तो फलन कैसा? वर्धमान। x बढ़ाओ पर फंक्शन की वैल्यू घटे तो फलन कैसा? सिंपल है यार। इसमें 0 से π/2 के बीच में x बढ़ रहा है और फलन बढ़ रहा है, तो फलन वर्धमान। और π/2 से π के बीच का पोर्शन आप देख लो, तो 0 से π/2 के बीच में फलन कैसा है हमारा? वर्धमान फलन। अब π/2 से π के बीच जब आप ऐसा जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, x का क्या हो रहा है प्लीज बताइए? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। x तो हमेशा बढ़ेगा लेफ्ट से राइट जाने पर, तो x तो बढ़ रहा है, पर कर्व का क्या हो रहा है? ये डाउन आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मींस कर्व इज डिक्रीजिंग। तो हम x बढ़ा रहे हैं पर फंक्शन घट रहा है। x बढ़ाओ फंक्शन घटे, कौन सा फलन होता है ये? ह्रासमान। तो ये वाला π/2 से π के बीच में हमारा फलन कैसा है? ह्रासमान फलन हो गया। समझ में आया? और इन दोनों को मिक्सअप करिए और फिर से देखिए कि जब जब फलन वर्धमान होता है स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव। 0 से π/2 पर फलन वर्धमान था और स्लोप कैसा था? पॉजिटिव। π/2 से π के बीच में फंक्शन ह्रासमान था और स्लोप कैसा था? नेगेटिव। अभी तो सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा एक चीज और इसी में देख लेते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे 0 से और π के बीच में बताइए फलन क्या है? अभी मैं बात कर रहा था दो टुकड़ों में, 0 से π/2 और फिर π/2 से π। अभी आप प्लीज मुझे बता दीजिए बिटवीन 0 टू π फंक्शन कैसा है? इस फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? फंक्शन वर्धमान है कि ह्रासमान है? 0 से π के बीच की बात करो तो आंसर है कि 0 से π अगर हम ले लेते पूरा इंटरवल तो कुछ देर तक फलन वर्धमान है, कुछ देर तक ह्रासमान है। तो फिर ऐसे फलन को क्या बोलेंगे? ऐसे फलन को हम कहा करेंगे कि ये फंक्शन ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है, ये बोल देंगे। बात समझ में आई? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इंटरवल फ्रॉम 0 टू π जो फलन होगा
ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, फिर हम ये कह दिया करेंगे। तो वर्धमान और ह्रासमान, अब तो मीनिंग मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई इंटरवल, देखो ये फलन में कुछ दूर तक वर्धमान है, ह्रासमान है, ऐसा हो रहा है इस पे। अब आप एक चीज और भी समझ में आ रही होगी कि वर्धमान और ह्रासमान होना सिर्फ और सिर्फ कर्व पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कर्व के साथ साथ इंटरवल पर भी डिपेंड करता है। कर्व तो वही है ना, साइनसॉइडल कर्व, पर 0 से π/2 के बीच में वर्धमान है, π/2 से π के बीच में ह्रासमान है, और 0 से π के बीच में ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। तो कर्व तो वही है, कर्व तो मैं नहीं बदल रहा ना बार बार, पर मैं क्या चेंज कर रहा हूं, इंटरवल। इंटरवल चेंज करने से भी कर्व आपका जो होगा उसमें वर्धमान होना, उसमें ह्रासमान होना चेंज हो जाएगा, उस पर भी डिपेंड करेगा, इंटरवल पर भी। अच्छा, इस पर इसको बनाइए, क्या आप इसको पहचानते हैं? परवलय, x में द्विघात है, y में एक घात है। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें दो चर हो और दो चरों में से एक चर में द्विघात हो, दूसरे चर में एक घात हो, तो ऐसी इक्वेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है? परवलय को। यही आर्ग्यूमेंट आप दिया करते थे फिजिक्स में क्लास 11th में, जब आपने प्रक्षेप्य गति पढ़ी थी, प्रोजेक्टाइल मोशन। वहां पर प्रोजेक्टाइल पथ का आप एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर एक लाइन लिखा करते थे आप, क्योंकि यह समीकरण x में द्विघात है और y में एक घात है, अतः यह समीकरण परवलय को निरूपित करती है, अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये आप यूज किया करते हो वहां पे। तो x में द्विघात है और y में एक घात है, पैराबोलिक इक्वेशन है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? x² इज इक्वल टू 4ay टाइप का है, तो ये y एक्सिस पर ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ये x डैश y और ये y डैश। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जब आप यहां से इधर से लेफ्ट से चलना शुरू करें और x इज इक्वल टू 0 यहां तक जब आप जाएंगे, जैसे जैसे यहां से ऐसा जा रहे हैं, तो इस इंटरवल पर आपका ये वक्र कैसा है? ह्रासमान है कि वर्धमान है? देखो, जैसे जैसे आप ऐसे जाओगे x क्या हो रहा है? x तो बढ़ रहा है, लेकिन फंक्शन पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना। तो लेफ्ट से राइट, यहां से यहां तक जाने पर हमारा फलन कैसा है? ह्रासमान है। तो यहां से इस इंटरवल तक ये वाला हमारा फलन ह्रासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, फिर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए यहां पर फिर फलन हमारा कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। और आप अगर चाहो कि हम ढाल भी देखना चाहते हैं, तो आप कहीं भी बना लो। देखो, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे, तो वो टेंजेंट बेटा ऐसी तो आएगी, और अगर ऐसी टेंजेंट आएगी तो ये धन एक्स अक्ष के साथ कैसा कोण बना रही है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 180 से छोटा है। अगेन इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर से दूसरे चतुर्थांश में आ गया, और दूसरे चतुर्थांश में tan कैसा होता है? नेगेटिव। tan नेगेटिव, इट मींस इसका स्लोप भी नेगेटिव हो गया। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव। सारी चीज वही मिल रही होगी आपको, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्लोप नेगेटिव। अगर जहां पर ये इंक्रीजिंग है, उसके अगर किसी पॉइंट पर भी हम आपसे बोल दें कि यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो इस पॉइंट पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ऐसी आएगी, और ये धन एक्स अक्ष की दिशा से जो एंगल बनाएगी, अब आप देख सकते हैं वो 90 डिग्री से छोटा है, बट 0 डिग्री से बड़ा है। तो 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, ये कहां पर पड़ेगा? पहले चतुर्थांश में, और पहले में tan कैसा? पॉजिटिव। tan पॉजिटिव, तो उसकी प्रवणता भी कैसी? पॉजिटिव। तो यहां पर स्लोप कैसा? यहां पर स्लोप पॉजिटिव। सब कुछ सही सही चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ, अभी आई होप कि एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि जब x बढ़ता है,
लेकिन fx भी बढ़ता है, वो वाला फलन कैसा? वर्धमान की ह्रासमान? वर्धमान। और स्लोप कैसा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। और अगर x बढ़े पर फंक्शन घटे तो फलन वर्धमान की ह्रासमान? ह्रासमान। फलन ह्रासमान तो उसकी प्रवणता कैसी? नेगेटिव। प्रवणता का मतलब खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। आप याद रखें, किसी भी वक्र की प्रवणता का क्या मतलब होता है? वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्योंकि वक्र तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बनता है। अब वक्र की प्रवणता का मतलब क्या होगा? उस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसकी प्रवणता देखेंगे, और उसके लिए भी आपको एक पॉइंट फिक्स किया जाएगा कि यह वक्र है, इसके इस पॉइंट पर प्रवणता बताइए। तो भले कहा जाएगा कि वक्र की इस बिंदु पर वक्र की प्रवणता बताओ, पर वक्र की प्रवणता का मीनिंग क्या है? आपको पहले वक्र के उस बिंदु पर क्या बनानी है? स्पर्श रेखा, और उसकी प्रवणता बताओ। स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वही उस बिंदु पर उस वक्र की प्रवणता मानी जाएगी। जैसे मैंने आपको बोल दिया दिस इज अ कर्व, और मैंने आपको बोला कि मुझे इस बिंदु पर वक्र की प्रवणता बताओ। तो देखो मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, वक्र के उस बिंदु पर वक्र की प्रवणता बताओ। हम आपसे पूछ रहे हैं वक्र की प्रवणता। तो आप क्या किया करोगे? आप तुरंत यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको बताओगे। स्पर्श रेखा की प्रवणता ही वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ही वक्र के उस बिंदु की प्रवणता कही जाया करेगी। तो प्रवणता किसकी पूछी जाएगी? वक्र की। पर उसको बताना कैसे है? स्पर्श रेखा खींच करके। अगर कोई आपसे इस बिंदु पर पूछता है कि इस बिंदु पर हमें वक्र की प्रवणता बताओ, वक्र की प्रवणता, आप क्या करोगे? आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, ठीक है? और इस टेंजेंट का ये एंगल देख लो, या अगर आपके पास और कोई तरीका है, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने का हमारे पास और भी एक तरीका है। आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं अवकलन में, डेरिवेटिव में पढ़ रहे हैं आप याद करिए बेटा, जब जब हमने डी डी एक्स ऑफ वाई निकाला, आपको एक बात बताई कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो आपको किसी भी बिंदु के किसी बिंदु पर किसी भी वक्र के किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए ना, उस वक्र का अवकलज निकालिएगा आप। तो प्रवणता का मीनिंग क्या है उसको भी रिलेट करते चलिए साथ में। फिर से एक बार मैं आपसे बताता हूं, किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर अगर आपको किसी भी वक्र के किसी पॉइंट पर आपसे पूछी जाएगी इस वक्र की प्रवणता बताओ, आपको क्या करना है? एक्चुअली क्या करना है? उस बिंदु पर पहले स्पर्श रेखा बनानी है, फिर उस स्पर्श रेखा की प्रवणता बताओ। तो हम उस स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे बताएंगे? आपके पास कई रास्ते हैं। या तो आपको उस स्पर्श रेखा का धन एक्स अक्ष की तरफ से कोण पता लग जाए तो tan थीटा लगा के बता दो। कोण नहीं पता लग रहा है तो उस वक्र का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, वो भी तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बताती है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने बताया था क्या होता है, वो यही तो होता है कि जब x के सापेक्ष किसी वक्र का आप अवकलन करते हैं, इसका मतलब है कि आप उस पर खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल रहे होते हैं। तो वहां से भी प्रवणता निकाल सकते हैं आप। जैसे इसकी अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल मुझे दिख रहा है, मान लेते हैं 90 का है, तो इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी, बिकॉज tan प्रवणता बराबर tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो इसकी प्रवणता कितनी हो गई? तो इस वक्र के इस बिंदु पर वक्र की प्रवणता कितनी है? इन्फिनिटी। एक्चुअली हमने किसकी निकाली? स्पर्श रेखा की, लेकिन प्रवणता किसकी बोली जाएगी? वक्र की। तो वक्र पर बहुत सारे पॉइंट हैं, हम अलग अलग पॉइंट्स पर उनकी प्रवणता देख सकते हैं। तो ये भी थोड़ा छोटी मोटी चीजें आप याद रखें। आप एक काम करें, इसे नोट करें। अब इसमें हम और आगे की चीजें पढ़ते हैं कि ये जो वर्धमान और ह्रासमान फलन, इसमें और क्या क्या बातें होंगी। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अभी तक आपने ये समझा कि वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन कहते किसको हैं। अब हम एक एक फंक्शन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्धमान फलन।
देखिए वर्धमान फलन मैं आपको बताऊं, मेनली दो तरीके का होता है वर्धमान फलन आपका। कौन कौन से टाइप हैं? एक को हम बोलते हैं वर्धमान फलन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप? इंक्रीजिंग फंक्शन। एक वर्धमान फलन होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, हिंदी में इसको बोला जाता है निरंतर वर्धमान फलन। और एक वर्धमान फलन दूसरे टाइप का होता है जिसे हम सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। केवल हम उसको इंक्रीजिंग बोल देते हैं, उसके आगे कोई न्यू एडजेक्टिव नहीं लगाते। इंक्रीजिंग फंक्शन या इसी को बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में केवल और केवल वर्धमान फलन बोलते हैं। तो जब कोई वर्धमान फलन केवल वर्धमान फलन कहता है तो इस वाले फलन की फीलिंग आपको आनी चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। और जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम निरंतर वर्धमान फलन की बात कर रहे हैं। ये कैसे फलन होते हैं, इनकी क्या शर्तें हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं जरा हम लोग। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हिंदी में क्या बोला करेंगे आप? हाँ जी, निरंतर वर्धमान फलन। आवाज ही नहीं आती आपके तो। निरंतर वर्धमान फलन। कौन से फलन होते हैं निरंतर वर्धमान फलन जिनको बोलेंगे? तो ध्यान से देखिए, माना x1 एंड x2, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवल a, b। कोई भी एक हमने ओपन इंटरवल a, b ले लिया, उसके दो एलिमेंट x1 x2 हैं तथा x1 इज लेस देन x2। ध्यान से देखिएगा, एक दो नंबरों के बीच कोई भी दो नंबर, एक ओपन इंटरवल a, b ले लिया, ना a लेंगे ना b लेंगे, इनके बीच के कोई दो नंबर मैंने ले लिए जो कि x1 और x2 हैं, और उनमें भी x1 छोटा है और x2 बड़ा है। x1 इज लेस देन x2 implies that f of x1 इज लेस देन f of x2। अगर कोई फलन ऐसा मिले कि किसी अंतराल में दो अवयव x1 और x2 हैं जिनमें अगर x1 x2 से छोटा है तो x1 पर फलन की वैल्यू x2 पर फलन की वैल्यू से छोटी हो, तो इस प्रकार का जो फलन होगा उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला करेंगे। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की शर्त है। फिर से आप देख लीजिए एक मिनट के लिए कि अगर x1 और x2 दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी ओपन इंटरवल a, b को बिलोंग करते हैं, मतलब उसमें से कोई भी दो नंबर मैंने निकाल लिए। अब उन दो नंबरों में x1 छोटा है, x2 बड़ा है। ऐसी सिचुएशन पर अगर f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा है तो ही फलन कैसा माना जाएगा? वर्धमान। और वो भी कैसा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान फलन की यह शर्त है। तो केवल वर्धमान फलन की शर्त क्या है उसको भी देख लीजिए और इसके बाद हम इनको बारी बारी से पढ़ते हैं।
इंक्रीजिंग फंक्शन या उसी को क्या बोला जाता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ये फंक्शन ऐसा है नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं हो रहा है बस। इसकी क्या शर्त है, इसकी भी शर्त ऐसे ही है कि यदि x1 और x2 दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि x1 और x2 दोनों ही ए ओपन इंटरवल a कॉमा बी को बिलोंग करते हैं, तथा x1 is less than x2 implies that f of x1 is less than or equal to f of x2। तो इस प्रकार का जो फलन होगा उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। देखो बेटा, दोनों की शर्तों में कुछ फर्क दिखा आपको। इसमें x1 अगर छोटा है x2 से, तो x1 पर फलन का मान भी x2 पर फलन के मान से कैसा होना चाहिए, छोटा। इसमें अगर x1 छोटा है x2 से, तो x1 पर फलन का मान x2 पर फलन के मान से या तो छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो अगर ये शर्त फॉलो हो रही है तो फंक्शन सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फिर। ठीक है, अब इनके ग्राफ देख लीजिए कि कैसे होते हैं, देखना ध्यान से बेटा। ये x है, ये y है, यानी कि fx। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ हमेशा ही ऐसा बनेगा, ऐसा होगा इसका ग्राफ। कभी भी आप जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे, देखो अगर यहां पर मैंने मान लिया कि ये x1 है और यहां पर मैंने मान लिया कि x2 है, तो ये क्या होगा बेटा, ये f ऑफ x1 है और ये क्या होगा, ये f ऑफ x2 है। तो x1 छोटा है, x2 कैसा है, बड़ा, इसीलिए f ऑफ x1 भी छोटा है और f ऑफ x2 भी बड़ा है। देख रहे हैं, चाहे जहां पर दो बिंदु ले लीजिए आप, इस पे आपको यही कंडीशन मिलेगी ही। देख रहे हैं, x1 छोटा है, x2 बड़ा, तो f ऑफ x1 भी छोटा है, f ऑफ x2 बड़ा है। और आप किसी भी पॉइंट पर ले ले ऐसा ही मिलेगा, यही शर्त फुलफिल होगी, इसलिए यह फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए जरा। देखना बेटा, इसको कैसे बनाएंगे, ऐसा इसका ग्राफ हो सकता है, ऐसा। अब देखो, अगर यहां पर मैं x1 ले लेता हूं, और नहीं सॉरी, यहां पर हम x1 ले लेते हैं और यहां पर हम x2 ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने x1 ले लिया और यहां पर मैंने x2 ले लिया, तो x1 छोटा है कि x2 छोटा है, x1 छोटा है, x2 बड़ा, ये सबको पता है। तो f ऑफ x1 कितना, f ऑफ x1 भी तो यहीं पर आएगा और f ऑफ x2 कहां पर आएगा, यहां पर। उस सिचुएशन पर आपने क्या देखा, x1 छोटा है, x2 बड़ा है, तो f ऑफ x1 भी छोटा है और f ऑफ x2 कैसा है, बड़ा। ये बात समझ आ गई। अब मैं यहां पर और यहां पर ले लेता हूं, यहां मैंने ले लिया x3 और यहां मैंने ले लिया x4। अब ये मुझे बताओ, x3 और x4 में छोटा कौन, बड़ा कौन, x3 छोटा है, x4 कैसा है, बड़ा है। और f ऑफ x3 और f ऑफ x4 पे बताइए, f ऑफ x3 यहां पर आएगा, तो f ऑफ x4 भी तो बेटा यहीं पर आएगा, f ऑफ x3 भी यहीं पर आएगा, f ऑफ x4 भी यहीं पर आएगा। इसका मतलब साफ है, x3 छोटा है, x4 बड़ा है, लेकिन f ऑफ x3 और f ऑफ x4 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर दो नंबर ऐसे जिनमें से एक छोटा नंबर है एक बड़ा नंबर है, तो फलन के मान उन दोनों नंबरों पर, ये पहले वाला
छोटा हो भी सकता है और कैसा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो जो फलन थोड़ी समय तक इंक्रीजिंग हो, फिर कांस्टेंट हो, फिर इंक्रीजिंग हो, फिर कांस्टेंट हो, फिर इंक्रीजिंग हो, फिर कांस्टेंट हो, इस टाइप का फलन कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब बस इतना ही है, शुक्र करो कि डिक्रीज नहीं हो रहा है, कुछ दूर तक बढ़ता है फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ता है फिर कांस्टेंट, बस डिक्रीज नहीं हो रहा है। अब डिक्रीज नहीं हो रहा है इसलिए नाम रख दिया नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डिक्रीजिंग नहीं है ये, बस ये, पर कहीं कहीं इंक्रीजिंग है और हर जगह इंक्रीजिंग भी नहीं है, कहीं इंक्रीजिंग है कहीं कांस्टेंट है, कहीं इंक्रीजिंग है कहीं कांस्टेंट है। तो इस टाइप का जो फलन होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ग्राफ से दोनों फंक्शन समझ में आ गए आपको? नहीं समझ में आया? ये वाला फलन बेटा हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ऐसा, आप इसमें भी देख लो, x1 जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फलन का मान बढ़ते ही जा रहा है, इस तरीके से बना सकते हैं, बढ़ते ही जा रहा है मान उसका, देख रहे हैं आप? तो ये निरंतर वर्धमान फलन और सामान्य वर्धमान फलन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ हो गए, शर्तें हो गई, ग्राफ हो गए। और एक चीज छोटी सी देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए सभी बच्चे ध्यान से। मैं स्ट्रिक्टली फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे आप निकालते हो? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। हम कुछ नहीं निकालना चाहते हैं ज्यादा, हम सिर्फ निशान देखना चाहते हैं, चिन्ह कैसा होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का। क्या आप इसको देखकर मुझे बता सकते हैं? अच्छा पहले ये बताओ, x माइनस h छोटा है कि x छोटा है? x माइनस h छोटा है कि x छोटा है? x माइनस h। अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में छोटे वाले का नंबर का फलन कैसा होना चाहिए? छोटा कि बड़ा? छोटा। देखो अगर x1 छोटा है x2 बड़ा, तो x1 का फलन भी छोटा है, x2 का फलन भी कैसा है? बड़ा है। ये समझ आई आपको? तो x माइनस 1 स्मॉलर है, x ग्रेटर है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग x माइनस h का फंक्शन भी कैसा होगा? छोटा होगा। और x का फंक्शन कैसा होगा? बड़ा। अब आप मुझे बताओ, छोटे नंबर में बड़ा नंबर माइनस करोगे तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा। तो ये अंश में कैसा आ गया? नेगेटिव। और नीचे भी कैसा है? नेगेटिव। इसलिए वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव। आप समझ रहे हैं इस चीज को? हमें केवल निशान से मतलब है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल के देखना चाहते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन प्लस h। अब इसको देख के बताइए जरा, पहले फलन मत देखिए, x प्लस h देखो और x देखो। x प्लस h और x में बड़ा कौन छोटा कौन? x प्लस h बड़ा और x, जब x प्लस h बड़ा तो इसका वाला फलन भी कैसा? बड़ा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में x2 बड़ा था तो इसका फलन भी बड़ा था। तो अगर x प्लस h बड़ा है तो निरंतर वर्धमान फलन के मुताबिक इसका वाला फलन भी कैसा होगा? बड़ा। और x छोटा है तो इसका फलन भी कैसा होगा? छोटा। अब ये नंबर बड़ा, ये छोटा, बड़े में छोटा माइनस करिए, प्लस की माइनस? प्लस। तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। और ये अपॉन में कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव भी कैसा आ गया? अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है? कि जो निरंतर वर्धमान फलन होंगे उन फलनों के प्रत्येक बिंदु पर जो फलन का अवकलज आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इट मींस वी कैन से दैट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फलन का प्रथम अवकलज, किस प्रकार के फलन का? निरंतर वर्धमान फलन का प्रथम अवकलज जो होगा वो हमेशा ही कैसा होगा? 0 से बड़ा ही आएगा। पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। समझ आ रही कुछ बात हमारी?
अब थोड़ा सा इसको जरा देख लीजिए, इसमें भी थोड़े से कैलकुलेशन करके देखो क्या मिलेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बउआ देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, मैं सब कुछ नहीं लिखूंगा, यहीं से आप देख लो, ये सब नहीं लिखेंगे, निशानी तो केवल देखना है आपको, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल यही आप नोट कर लो। चलिए बताइए, x माइनस एच छोटा कि x छोटा? x माइनस एच छोटा और x बड़ा, इसलिए छोटे नंबर का फलन कैसा? छोटे नंबर का फलन या तो बड़े नंबर के फलन से छोटा होगा या बराबर होगा। देखो इसमें दो शर्तें हैं, तो इसका मान, इसकी वैल्यू या तो इसकी वैल्यू से कैसी होगी? छोटी, और या तो इस पूरे की वैल्यू इस वैल्यू के कैसी होगी? बराबर। अगर ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा तो इसका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे ये कैसा है? या तो छोटा होगा इससे और या तो इसका मान इसके कैसा होगा? अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो मान कैसा? नेगेटिव। और अगर दोनों बराबर हैं तो मान कैसा? जीरो। ये भी तो हो सकता है। और अपॉन में कैसी वैल्यू है? नेगेटिव। अब अगर ऊपर का मान नेगेटिव है और नीचे का मान भी नेगेटिव है तो ये कैसा बन गया? पॉजिटिव। और ऊपर का मान जीरो है और नीचे का मान नेगेटिव है तो जीरो बन गया ये। इसका मतलब है कि जो सामान्य वर्धमान फलन होंगे उनका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर कैसा होगा? जीरो। समझ आ रहा है? इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के भी देख लो जरा। राइट हैंड डेरिवेटिव, उसमें भी आप क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन प्लस एच। अब इसमें बताइए x प्लस एच और x कौन बड़ा कौन छोटा? x प्लस एच बड़ा है, x छोटा है, मतलब x प्लस एच किसका काम कर रहा है? x2 का। और x किसका काम कर रहा है? x1 का। अब अगर ये बड़ा और ये छोटा है तो इनके फलनों के बारे में बताइए। बड़े नंबर का फलन और छोटे नंबर का फलन। बड़े नंबर का फलन या तो छोटे नंबर के फलन से बड़ा होगा और या तो दोनों आपस में कैसे होंगे? वहां शर्त लिखी है हमने। अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तब तो बड़े में छोटे को माइनस करने से क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो क्या मिलेगा? पर अपॉन में तो हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होगा तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और अगर जीरो अपॉन पॉजिटिव होगा तो क्या मिलेगा? इससे क्या पता चला कि वर्धमान फलन जो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे उनका चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लो या राइट हैंड डेरिवेटिव ले लो, या तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो इसको देखकर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं उनका जो प्रथम अवकलज होता है वो या तो जीरो से बड़ा होता है और या तो जीरो के बराबर होता है। तो अगर किसी फलन का अवकलज किसी इंटरवल पर जीरो से बड़ा ही मिले हमेशा तो वो फलन कैसा होगा? निरंतर वर्धमान फलन होगा। लेकिन अगर किसी वक्र का प्रथम अवकलज या तो जीरो से बड़ा मिले या जीरो के बराबर मिल जाए तो वो फलन कैसा होगा? निरंतर वर्धमान नहीं है, वो फलन सिंपल इंक्रीजिंग है, यानी कि केवल आप उसको वर्धमान फलन बोल सकते हो। ये उनकी शर्तें भी आपके सामने हैं और याद रखिएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स को। किसी वक्र के किसी बिंदु पर अगर आप प्रथम अवकलज निकालते हैं तो इसी को तो ढाल बोलते हैं, इसी को तो प्रवणता बोलते हैं। और अभी आप पढ़ भी रहते हैं वर्धमान फलनों की प्रवणता कैसी होती है? जीरो से ज्यादा पॉजिटिव। और अब दो क्योंकि हो गए तो मैं शर्तें थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया, बस इतना हो गया। आप नोट कर लें। इसके बाद हम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ऐसे ही शर्तों को देखते हैं क्या होंगी। डिक्रीजिंग फंक्शन में जिस तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन किया है ना, सेम उसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन में भी होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन भी आपका दो तरह से होता है। एक होगा जिसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निरंतर ह्रासमान फलन, और दूसरा होगा जिसे हम बोलते हैं केवल ह्रासमान फलन। बस इसको आप डिक्रीजिंग फंक्शन या इसको आप बोल सकते हैं नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम वैसा ही जैसा अभी आपने इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए पढ़ा हुआ है। इसकी क्या शर्त होती है डिक्रीजिंग फंक्शन की? तो डिक्रीजिंग फंक्शन की बउआ ये शर्त होती है, यदि x1 एंड x2 बोथ बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवल a, b, दोनों ही किसी ओपन इंटरवल a, b को बिलोंग करते हैं, और x1 इज लेस देन x2 है, x1 का मान x2 की वैल्यू से छोटा है, implies that f of x1 is greater than f of x2। x1 छोटा है, x2 बड़ा है, लेकिन f of x1 बड़ा है और f of x2 छोटा है। तो छोटे नंबर का फलन बड़ा हो और बड़े नंबर का फलन छोटा हो, यह शर्त है निरंतर ह्रासमान फलन की। ये ऐसा फलन होगा जो निरंतर ह्रासमान होगा, कहीं कांस्टेंट भी नहीं हो सकता, बस लगातार इसका घटना ही है, ऐसा फंक्शन होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा मैं साथ में बताते चलता हूं आपको। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, देखिए ऐसा। अगर इसको हम मान लें x1 और यहां पर एक पॉइंट ले लें x2, तो ये किसको बताएगा बता सकते हैं? f of x1, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अब आप देखिए x1 और x2 में छोटा कौन? x1 छोटा, x2 बड़ा। लेकिन जब फलन देखने जाओगे तो x1 वाले का फलन बड़ा होगा और x2 वाले का फलन कैसा होगा? छोटा। तो जो नंबर बड़ा उसका फलन कैसा? छोटा, और जो नंबर छोटा उसका वाला फलन कैसा? बड़ा। तो छोटे नंबर पर फलन बड़ा, बड़े नंबर पर फलन छोटा हो जाए तो आप समझ जाइए कि वो फलन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर ह्रासमान फलन। इसका अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो कैसा आएगा? देखो, हम लिमिट वगैरह नहीं लिखेंगे, केवल क्योंकि निशान मुझे देखना है तो हम निशान देखेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे निकालते हो? f of x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। आगे लिमिट लिखी जाती पर मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बार बार आपसे देखो बोल रहा हूं। अब आप मुझे बता दो x माइनस एच और x में से कौन छोटा महसूस हो रहा है? कौन छोटा लग रहा है आपको? x माइनस एच छोटा है और x कैसा है? अब x माइनस एच छोटा है और x बड़ा है, पर निरंतर वर्धमान फलन की शर्तानुसार x माइनस एच का जो फलन होगा वो कैसा आएगा? क्योंकि निरंतर ह्रासमान फलन में हम देख रहे हैं कि नंबर छोटा होता है उसका फलन कैसा होता है? बड़ा। तो ये नंबर भले ही छोटा है पर इसके फलन का मान कैसा आएगा? बड़ा। और ये नंबर बड़ा है लेकिन इसके फलन का मान छोटा। अब ये बड़ा होगा नंबर, ये छोटा होगा। बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करोगे प्लस आएगी की वैल्यू माइनस, प्लस वैल्यू आएगी अपॉन वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू अपॉन नेगेटिव वैल्यू, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट नाउ वी विल फाइंड द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। क्या फॉर्मूला होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन प्लस एच। अब आप देखिए ये x प्लस एच और x, बड़ा कौन छोटा कौन? x प्लस एच बड़ा कि छोटा? बड़ा होगा। किसकी तुलना में? अब ये नंबर बड़ा तो है, ये नंबर छोटा है, पर निरंतर ह्रासमान फलन
कि शर्त ये है कि जब नंबर बड़ा होगा तो उसका वाला फलन कैसा हो जाएगा। तो ये नंबर तो बड़ा है पर इसका वाला पूरा का पूरा फलन कैसा हो गया, छोटा। अब छोटे फलन में, और ये नंबर छोटा है पर फलन बड़ा होगा इसका, तो छोटे नंबर में बड़ा नंबर माइनस करोगे क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, और अपॉन में क्या है, पॉजिटिव। इस तरह से ये हमको वैल्यू कैसे मिलेगी। इससे क्या पता चला कि निरंतर ह्रासमान फलन जो होता है उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही कैसे होते हैं। मतलब साफ है कि जिस अंतराल पर कोई भी फलन निरंतर ह्रासमान फलन होगा उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन का जो प्रथम अवकला जाएगा वो हमेशा कैसा मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए। So f dash x should be always only and only less than 0। कभी भी वो 0 के बराबर भी नहीं हो सकता, हमेशा ही केवल और केवल 0 से छोटा ही मिलेगा। आपको 0 से छोटा मिलेगा मतलब कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। आई होप कि ये चीज क्लियर है आपको। ओके, तो फिर सिंपल ह्रासमान फलन में आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स फंक्शन बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि हर जगह घटे ही वो। देखो नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, हमेशा मतलब वो फलन बढ़ नहीं रहा। देखो अब बढ़ नहीं रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा घट ही रहा है, घटता भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। उसके लिए क्या शर्त होगी, उसके लिए शर्त ये होगी दैट इफ x1 and x2, these are the two numbers which belongs to an open interval a comma b and x1 is less than x2, x1 x2 से कैसा है, छोटा। It implies that f of x1 is either greater than or equal to f of x2, then the given function is called simple decreasing function or non increasing function। ये शर्त होगी। फिर से दो नंबर x1 और x2 ऐसे हैं जो किसी खुले अंतराल a और b को बिलोंग करते हैं, उसमें से ले लिए गए हैं दो नंबर, और वो नंबर्स की खासियत ये है कि x1 छोटा है और x2 कैसा है, बड़ा। जैसे एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 6 ले लिया हमने, तो x1 छोटा है और x2 बड़ा है। लेकिन x1 पर फलन का मान और x2 पर फलन के मान देखने जाओगे तो x1 पर फलन की वैल्यू या तो x2 पर फलन की वैल्यू से बड़ी होगी और या तो कैसी हो सकती है, बराबर। ऐसे फलन को हम सिंपल ह्रासमान फलन बोल देंगे या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये तो कंडीशन हो गई। अब इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो कैसा बनेगा बेटा, इसका आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो शायद अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा, आइडिया मन में आ रहा होगा कैसा बनना चाहिए इसका ग्राफ। कैसा, देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब आप देख सकते हो यहां से यहां तक में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ह्रासमान है। पर यहां से यहां तक में क्या ह्रासमान है, ह्रासमान नहीं है, लेकिन इंक्रीजिंग भी नहीं है। फिर इसीलिए इसका नाम है नॉन इंक्रीजिंग। इतने से इतनी दूर तक कैसा है, कांस्टेंट। यहां पर अगर मैं x1 मान लूं, यहां पर x2 मान लूं, तो f ऑफ x1 की वैल्यू भी इतनी ही आएगी और f ऑफ x2 की वैल्यू भी तो बेटा इतनी ही आ जाएगी। अब आप देखें x1 छोटा है, x2 बड़ा है, लेकिन f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर। x1 छोटा, x2 बड़ा, पर f ऑफ x1 f ऑफ x2 की कैसा हो गया, बराबर। और अगर आप इन बिंदुओं को देखें, इसको और इसको देख लें, x3 मान लो, तो x2 छोटा है और x3 बड़ा है। f ऑफ x3 की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, तो देखो x2 और x3 में x2 छोटा है, x3 बड़ा है, लेकिन x2 का फलन f ऑफ x2 बड़ा है और x3 का फलन f ऑफ x3 कैसा है, छोटा। तो बड़े नंबर का फलन छोटा है,
छोटे नंबर का फलन बड़ा है। तो ह्रासमान फलन में या तो छोटे नंबर का फलन बड़े नंबर के फलन से बड़ा होगा, या तो छोटे नंबर का फलन बड़े नंबर के फलन के बराबर होगा। छोटे नंबर का फलन बड़े नंबर के फलन से कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं सिंपल, साधारण, सामान्य ह्रासमान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे आपको लगे अंदर से समझ में आ रहा है, आप उस नाम से उसको समझ लीजिए। और नॉन इंक्रीजिंग क्यों कहा गया? क्योंकि यह फलन कुछ भी हो रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है। कसम से आप देख सकते हो, कुछ दूर तक घटता है, फिर कांस्टेंट घटता है, फिर, लेकिन बढ़ नहीं रहा कहीं पर भी। कहीं पर भी वो ऐसा जरा सा भी नहीं करता, इतना सा भी नहीं करता ऊपर की तरफ। इसलिए उसके नाम के सामने एक और नाम जोड़ दिया, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें मतलब नहीं है घटता है कांस्टेंट रहता है, दो चीज बतानी पड़ेगी, सीधे हमने कह दिया दिस इज अ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। सारे झंझट खत्म कर दिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के अब हम देखेंगे। इसके लिए भी हम शर्त पता लगाना चाहते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। बताइए भैया, एक्स माइनस एच और एक्स में छोटा कौन? एक्स माइनस एच। और अगर यह ह्रासमान फलन है तो छोटे नंबर का फलन या तो बड़े नंबर के फलन से बड़ा आएगा और या तो बराबर आएगा। अब अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तब तो वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव। लेकिन बेटा अगर बराबर है तो अथवा क्या आ सकता है? जीरो भी आ सकता है। तो या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन अपॉन हमेशा कैसा है? डिनोमिनेटर हमेशा नेगेटिव है। अब इसको पता लगाइए, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, इट विल बी इधर नेगेटिव और जीरो अपॉन नेगेटिव जीरो। सो एट दैट सिचुएशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी आइदर नेगेटिव और इट विल बी इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब बाएं पक्ष का अवकलज, ऐसा कुछ, बाम पक्ष अवकलज या तो माइनस में आएगा और या तो फिर उसकी वैल्यू कैसी होगी? शून्य होगी। थोड़ा सा दाम मतलब जो दक्षिण पक्ष अवकलज है ना, उसको भी निकाल के देख लिया जाए, फिर हमारा भरोसा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं कह सकूंगा क्या? अभी कहूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन प्लस एच। अब देखिए ह्रासमान फलन है, एक्स प्लस एच बड़ा है, एक्स छोटा है। बड़े नंबर का फलन हमेशा या तो छोटा आएगा या इसके बराबर आएगा। अब अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो नंबर कैसा आएगा? नेगेटिव। और बराबर है तो कैसा आएगा? जीरो। पर डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है। अब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव अगर करोगे तो नेगेटिव आएगा और जीरो अपॉन पॉजिटिव करोगे तो जीरो आएगा। अब हमारा भरोसा और कंप्लीटली और स्ट्रांग हो गया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों हमने डेरिवेटिव निकाले हैं और दोनों से सेम कंडीशन मिल रही है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि यदि किसी अंतराल पर कोई फलन सामान्य ह्रासमान फलन है तो उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर दिए गए फलन का प्रथम अवकलज या तो माइनस में आएगा, जीरो से छोटा होगा, और या तो फिर जीरो के बराबर आएगा। प्रथम अवकलज या तो जीरो से छोटा होगा या जीरो के बराबर आ जाएगा। ये सामान्य ह्रासमान फलन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से ये हमने कर लिया। इसके बाद एक फंक्शन और आप देख ही चुके हैं जो फलन ना तो वर्धमान होता है और ना ह्रासमान। पहचान जाया करेंगे आप उसको? नहीं पहचान जाएंगे। क्या शर्त होती है बताइए? अच्छा, अगर कोई फलन किसी भी अंतराल पर थोड़ा वर्धमान भी हो, थोड़ा सा ह्रासमान भी हो, तो उस अंतराल पर दिया गया फलन ये कहा जाएगा कि ये फलन ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। थोड़ा सा वर्धमान भी मिक्स हो, थोड़ा सा ह्रासमान भी हो, मिला जुला रूप हो, तो उसको ना ही तो हम प्योर वर्धमान बोल सकेंगे और ना ही तो हम ह्रासमान ही बोल पाएंगे। इसलिए हम ऐसे फलन को क्या कह दिया करेंगे कि दिया गया फलन ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। उसके ग्राफ कैसे आएंगे?
साइनोसॉइडल भी आ सकता है, जैसे भी आएंगे, पर इस तरीके के ग्राफ उसके हो सकते हैं। इस तरीके का भी हो सकता है ग्राफ, वर्धमान भी ह्रासमान भी। तो इस प्रकार का फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ये सारी चीजें समझा पाया हूं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सारी चीजें समझा पाया हूं? कोई डाउट है आपको? सारी शर्तें याद रहेंगी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शर्त क्या होगी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स एफ डैश एक्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। केवल इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स शुड बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो प्रथम अवकलज या तो 0 से छोटा हो, हाँ हमेशा ही कैसा होगा? 0 से छोटा। और अगर केवल डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसमें एफ डैश एक्स अर्थात प्रथम अवकलज या तो 0 से छोटा होगा और या तो 0 के बराबर होगा। ये शर्तें आपको याद रखनी है। और इनमें एक शर्त और हमने बताई है सब में, x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा होगा। इसमें अगर इसमें x1 x2 से छोटा है तो क्या होगा? f ऑफ x1 या तो f ऑफ x2 से छोटा होगा या बराबर होगा। तो वो वाली शर्तें भी आप याद रखिएगा। तो जितनी भी बातें बताइए भूलिए कुछ भी नहीं, सबकी जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।